Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 11 yoga. आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट को वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. इस चैप्टर में हम योगा से रिलेटेड 4 मेजर टेक्स्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, हठ योग प्रदीपिका, घेरन समेता. ये सभी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पतंजलि योग सूत्र. योगा से रिलेटेड हम सभी का कॉमन परसेप्शन है कि योगा में हमें कुछ फिजिकल पोजेस करने हैं जिसकी हेल्प से हमें फिजिकल फिटनेस मिलती है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलती है. ये बात बिल्कुल सही है, बट इसके अलावा और भी काफी एडवांटेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं योगा करने के. सो अगर हम योगा को अपनी डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं तो वो अलग अलग डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट कंडीशंस. ये सभी बहुत सीरियस डिजीजेस हैं, बट अगर हम योगा को अपने लाइफस्टाइल में प्रॉपरली इनकलकेट करते हैं तो हमें ये सभी डिजीजेस नहीं होंगी, और अगर हैं तो ये क्योर हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ राइट थेरेपी. तो यहाँ पर थेरेपी का काम क्या कर रही है? योगा यहाँ पर थेरेपी है. अंडरस्टूड? पतंजलि के अकॉर्डिंग योगा का ट्रू गोल है अपने माइंड की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना. हम जानते हैं कि हमारे माइंड में हर टाइम कोई ना कोई थॉट रहता है. कभी कभी नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. मतलब हमारा माइंड हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता. जो इमोशंस हम नहीं भी चाहते वो भी हमारे माइंड में होते हैं. तो योगा हमें यही चीज़ सिखाता है कि किस तरह से हमें अपने माइंड पर कंट्रोल करना है, हमें अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है. सो यही सब चीजें साइंटिफिक वे में बताने के लिए पतंजलि ने ये योग सूत्र दिए. और ये जो योग सूत्र हैं जो पतंजलि ने हमें दिए हैं, ये एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल गाइड है योगा फिलॉसफी के लिए और योगा प्रैक्टिस करने के लिए. तो ये हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें योगा प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही ये भी बताते हैं कि उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ताकि हम समझ पाएं कि एक्चुअली उस चीज का एप्लीकेशन कहाँ पर है. अंडरस्टूड? जैसा कि हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था अष्टांग योगा के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अष्टांग का मतलब है 8 लिम्स. मतलब हम योगा के 8 स्टेप्स की बात कर रहे हैं. ऐसे 8 स्टेप्स जो कंप्लीटली हमें हमारा मेंटल कंट्रोल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अचीव करने में हेल्प करते हैं. सो यहाँ पर क्योंकि ये 8 हैं तो इन्हीं से निकल कर बना है हठ योगा. सो हठ योगा क्या है? बेसिकली इसमें इंक्लूडेड होते हैं आसन और प्राणायाम. ये इन दोनों चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, और भी इसके कंपोनेंट्स हैं बट इन दोनों पर ज्यादा फोकस करता है. सो ये इसलिए कंटेम्प्रेरी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर फोकस दो चीजों पर ज्यादा है. बट अगर हम अष्टांग योगा की बात करेंगे तो वहां पर सभी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. सो अगर आपको प्रॉपरली योगा के बेनिफिट्स लेने हैं एंड आपको प्रॉपरली योगा फॉलो करना है तो उसके लिए आपको ये सभी 8 लिम्स को अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करना होगा. मतलब आपको अपना रूटीन इस हिसाब से बनाना होगा कि आप सभी 8 लिम्स को प्रॉपरली फॉलो कर पाए. ये 8 लिम्स कौन से हैं हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके? योग सूत्र. सबसे पहले हम योग सूत्र के बारे में समझेंगे. जैसा कि हम जानते हैं योगा के बारे में हमें और भी टेक्स्ट में गिवन है, जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट है जैसे वेद, उपनिषद, वहां पर भी हमें योगा के बारे में कुछ कुछ चीजें गिवन है. बट ऐसे ये सभी स्पेसिफिकली सिर्फ योगा के लिए नहीं है. मतलब हमें उनका मेंशन वहां देखने को मिलता है, पर उनके अलावा भी वहां पर और भी चीजें गिवन है. ये ऐसी स्पेसिफिक सोर्स योगा के लिए नहीं है. हमें वहां पर उनका मेंशन देखने को मिल सकता है बट स्पेसिफिक सोर्स नहीं है. तो स्पेसिफिक सोर्स क्या है जो हमें स्पेसिफिकली योगा के बारे में बताएगी? वो है पतंजलि के योग सूत्र. ये हमें एक फॉर्मल सिस्टमैटिक फिलॉसफी देते हैं योगा के लिए. हम कहते हैं कि हिंदू फिलॉसफी में 6 मेजर स्कूल्स होते हैं. स्कूल्स को यहाँ पर दर्शन कहा गया है. ये जो 6 मेजर स्कूल है इन्हीं में से एक है योग सूत्र जो पतंजलि ने दिए हैं. ये उन्हीं में से एक है और इसलिए ये इतने मेजर सोर्स हैं योगा के लिए. यहाँ पर 195 सूत्र गिवन है जिसे मेमोराइज भी करना होता है. एंड ये काफी इन्फ्लुएंशियल है आज के टाइम में भी, क्योंकि अगर हमें ये जानना है कि पर्टिकुलरली हमें किस तरह से योगा करना है,
किससे क्या बेनिफिट होगा एंड हमें क्या चीज कैसे और क्यों करनी है, ये सभी चीजें हमें यहीं पर समझने को मिलती हैं। तो इसलिए ये काफी इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है आज के टाइम में भी। अब बात करते हैं योग सूत्र में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है समाधि पद। ये हमें बताता है कि योगा क्या है, योगा की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है, साथ ही उसका पर्पस भी गिवन है, और ये भी बताता है कि हमें इस पाथ को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। सो एक ब्रीफ आउटलाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर चैप्टर 2 साधना पद, ये हमें प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में बताता है, मींस जो एक्चुअली हमें करने हैं, जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और इसमें अष्टांग योगा भी इंक्लूडेड है। हमने पढ़ा था अष्टांग योगा में 8 लिम्स होते हैं, वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, उनके बारे में बताया गया है कि आपको कैसे वो प्रैक्टिस करने हैं। देन विभूति पद, ये है थर्ड चैप्टर। यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में डिस्कशन किया जाता है। अगर हम योगा की डीप प्रैक्टिस करते हैं, एक होती है बिल्कुल बिगिनर स्टेज जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता, हमारा माइंड भी इतना स्टेबल नहीं है, बट टाइम के साथ साथ जब हम योगा की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और हम योगा के एडवांस लेवल पर चले जाते हैं, तो वहां पर हम ये पावर्स अटेन कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पर समझाई गई है। देन चैप्टर 4 कैवल्य पद, हमने कैवल्य के बारे में पहले भी पढ़ा था। कैवल्य का मतलब होता है कि हमें हर चीज से फ्रीडम मिल जाती है, जितनी भी सफरिंग्स हैं सभी से हमें फ्रीडम मिल जाती है। इसमें हमारा माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, एंड इसी वजह से हम इसे कहते हैं कैवल्य, मीन्स हमें हर सफरिंग से, हर प्रॉब्लम से हमें फ्रीडम मिल जाती है। सो ये थे 4 चैप्टर्स ऑफ योग सूत्र। सबसे पहले हम योगा की डेफिनेशन की बात करते हैं, जो पहले चैप्टर के दूसरे सूत्र में गिवन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। योग है चित्त वृत्ति निरोध। जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप ये एज इट इज मेंशन भी करेंगे और फिर इसे एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हमारे माइंड में अलग अलग थॉट्स रहते हैं। कभी हम कुछ ऐसा भी सोचने लगते हैं जो हम एक्चुअली सोचना नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे माइंड में उससे रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसा जब होगा तो हम डिस्टर्ब रहेंगे। तो इसी चीज को कौन कंट्रोल करता है? योगा। योगा हमें हेल्प करता है हमारे मेंटल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने में। जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में होगा तो हम किसी और चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम पीसफुली रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। बट वहीं अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, तो उस केस में आसपास कुछ भी होगा तो उससे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और हम सफर करेंगे। तो इसलिए माइंड का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है पीस और हैप्पीनेस के लिए। अब हम अष्टांग योगा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 2 साधना पद में गिवन है। यहाँ पर ये सभी 8 लिम्स हैं, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं यम। यम का मतलब है सेल्फ रेस्ट्रेंट, मींस जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं सोशल लेवल पर, तो हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, यही गाइडलाइंस है यम। तो 5 यम है। सबसे पहला है अहिंसा। हमें कभी भी किसी से कुछ गलत बोलना नहीं है, किसी के बारे में कुछ गलत सोचना नहीं है, और किसी के साथ कुछ गलत करना नहीं है। ये तीनों एस्पेक्ट्स यम में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसके बाद है सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रुथफुलनेस, मीन्स हमें हमेशा सच बोलना है। और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस होंगी जहां पर हमारे सच बोलने से दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में आप कुछ नहीं बोलें। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सच बोलेंगे या फिर आप कुछ नहीं बोलेंगे। जहां पर सच बोल सकते हैं वहां पर सच ही बोलना है, बट जहां पर आपके सच बोलने से दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है वहां पर चुप रहना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अस्तेय, मीन्स नॉन स्टीलिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें अगर कोई भी चीज किसी और से लेनी है तो उसकी आप परमिशन लेंगे, और अगर आपने उसकी परमिशन एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ली है और आप उस एक्सटेंट के बियॉन्ड जाकर उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो वो भी स्टीलिंग का ही पार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त से एक पेन लिया है और आपने कहा है कि मैं एक दिन बाद रिटर्न कर दूंगा,
पर आप उस पेन को 2 दिन के बाद रिटर्न करते हैं, तो वो चोरी ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने परमिशन तो 1 ही दिन की ली थी ना। तो जो परमिशन ली थी आपने उसके बियॉन्ड जाकर उसे यूज़ किया, तो वो भी स्टीलिंग का पार्ट है। इसलिए कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो आप दूसरे से ले रहे हैं, उसे आप उसी एक्सटेंट तक यूज़ करेंगे जिस एक्सटेंट तक आपने परमिशन ली है। तो बिना परमिशन के आप उसे उसकी एक्सटेंट के बियॉन्ड यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है ब्रह्मचर्य, मीन्स हमें एक प्योर लाइफस्टाइल में रहना है, एंड हमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे किसी और को हार्म हो। देन अपरिग्रह मीन्स नॉन होर्डिंग, मीन्स हमें यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जमा नहीं करनी है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसी ग्रीडी पीपल होते हैं जो सिर्फ अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी चीजों को जमा कर लेते हैं। अब हो सकता है उनको सच में उसकी जरूरत ना हो, पर क्योंकि वो ग्रीडी हैं, उनका नेचर ऐसा है, तो वो उस चीज को जमा कर लेंगे। अब जमा करने से क्या होगा, जो लोग एक्चुअल में जिनको रिक्वायरमेंट थी उस चीज की, अब उनके पास तो वो चीज नहीं है, अब वो लोग डिप्राइव हो गए उस चीज के लिए, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें कभी भी कोई ऐसी चीज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसे जमा नहीं करना चाहिए। हमेशा सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को कंज्यूम करें, और रिक्वायरमेंट से ज्यादा उन्हें जमा करने की कोशिश ना करें। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं नियम के बारे में। ये गाइडलाइंस हैं सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, मीन्स हमें खुद कैसे रहना है ये चीज हमें नियम सिखाते हैं। तो सबसे पहला नियम है शौच, मीन्स आप हर तरह से क्लीन रहें। अपनी पर्सनल हाइजीन का तो ध्यान रखें ही, और साथ ही अपनी मेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखें। मीन्स आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज संतोष, मीन्स आप हमेशा जो आपको मिला है उसमें खुश रहें। हमें हमेशा यही लगता है कि जो हमें मिला है वो कम है, या फिर दूसरे के पास ज्यादा अच्छा है, और हम इस वजह से नेगेटिव फीलिंग्स अपने मन में लेकर आते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमें जो मिला है हमें उस चीज में खुश रहना चाहिए। तपस मीन्स हमें हमेशा हार्ड वर्क करना है, एंड अपनी डेवलपमेंट के लिए हमें कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहना है। देन स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, आपको अपने बारे में सभी चीजें प्रॉपरली पता होनी चाहिए। आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर स्ट्रांग हैं, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है, ये सभी चीजें आपको खुद के बारे में पता होनी चाहिए। देन ईश्वर प्राणी धन मीन्स सरेंडर टू गॉड, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि आपको हमेशा यही मानकर चलना है कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, और आप एक पार्ट हैं सुप्रीम बीइंग का, मीन्स गॉड का। सो जैसा कि हम योगा में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तो जो परमात्मा है मीन्स गॉड है, हम उन्हीं का एक पार्ट है। तो हमें हमेशा उन्हीं को सरेंडर करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं अल्टीमेटली हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और अल्टीमेट गोल हमारी लाइफ का यही है कि हम गॉड को सरेंडर करेंगे। तो हमें जो भी काम करना है वो सही होना चाहिए। जो हमने यम पढ़े, नियम पढ़े, इन सभी को फॉलो करते हुए ही हमें अपना लाइफस्टाइल जीना है, और इसी से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। अंडरस्टूड? देन आसन, इसका मतलब होता है बॉडी पोस्चर। यहाँ पर हम ऐसे पोस्चर की बात करते हैं जिसमें हम कंफर्टेबली बहुत टाइम तक रह सकते हैं। देन प्राणायाम, ये एक ब्रीथिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम अपने ब्रीथ पर कंट्रोल करते हैं और अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कंसंट्रेट करने के लिए। देन प्रत्याहार मीन सेंस विड्रॉल, इसका मतलब है कि हमें अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल अचीव करना होगा। हम क्या फील कर रहे हैं, उस फीलिंग के वजह से हम क्या एक्शन कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। मीन्स हमारा अपने सेंसेस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देन धारणा, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन और फोकस। मीन्स ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट पर या किसी एक स्पेसिफिक चीज पर बहुत लंबे टाइम तक फोकस करते हैं।
देन नेक्स्ट इज ध्यान। जब हमने कंसंट्रेशन की बात की थी तो वहां पर हम अपना फोकस इकट्ठा कर रहे थे, एक चीज पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। पर ध्यान ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम मेडिटेशन की स्टेट में आ जाते हैं। मींस यहाँ पर हमारा माइंड उसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करेगा, या फिर जिस भी चीज के लिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस उसी चीज पर होगा और वो किसी और चीज से इंटरप्ट नहीं होगा। देन द लास्ट स्टेज इज समाधि, दैट इज टोटल एब्जॉर्प्शन। तो अभी तक जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि हमें अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना है, हमें सेल्फ अवेयर होना है, एंड हमारा अपने पीस पर कंट्रोल होना चाहिए, हम पीसफुल रहें, हम हैप्पी रहें, तो ये सभी चीज़ें एक्चुअली कहाँ पर अचीव होती हैं? समाधि में। तो ये हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि जो फाइनली आप चीज़ें अचीव करने वाले हैं वो आप यहीं पर अचीव करेंगे। इससे पहले तक आप ट्राई कर रहे थे, पर एक्चुअल अचीव कहाँ पर कर पाएंगे? समाधि में। तो समाधि जब अटेन कर लेते हैं, इसका मतलब है कि अब आपका माइंड फुली आपके कंट्रोल में है, अब उसमें कोई भी अनवांटेड थॉट्स नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। आप खुद के बारे में पूरे अच्छे से अवेयर हैं और आपका माइंड एक प्रॉपर स्टेबल स्टेट में है। अब उसमें कोई भी किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस नहीं है। इसी स्टेट को हम कहते हैं समाधि। देन नेक्स्ट टॉपिक, योगा प्रिंसिपल। सो हम यहाँ पर योगा के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि योगा सिर्फ आसन से रिलेटेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो आसन प्रैक्टिस कर लिए तो आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। योगा प्रॉपरली प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये सभी प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो करने होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस मींस अहिंसा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। आपको हमेशा नॉन वायलेंट रहना है, ना ही कुछ गलत बोलना है, ना ही कुछ गलत करना है, और ना ही कुछ गलत देखना है। देन नेक्स्ट इज ट्रुथफुलनेस मीन सत्य। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, एंड जहां पर आपके ऑनेस्ट रहने से प्रॉब्लम होगी, अगर किसी दूसरे पर्सन की लाइफ खतरे में हो जाए या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए आपके सच बोलने से, तो उस केस में आपको सच नहीं बोलना है। देन अस्तेय मीन्स आपको कभी भी किसी की कोई चीज चोरी नहीं करनी है या फिर चीटिंग नहीं करनी है। आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी से किसी की कोई चीज ले रहे हैं, तो जितनी परमिशन आपने ली है सिर्फ उसी एक्सटेंट तक यूज करेंगे, उसके बियॉन्ड यूज नहीं करेंगे। देन ब्रह्मचर्य मीन्स हमें एक पीसफुल और प्योर लाइफ जीनी है। यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं और कोई भी गलत थॉट हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए। देन अपारिग्रह मीन्स हमें हर चीज में सिंप्लिसिटी शो करनी होगी। आप किसी भी चीज को जमा करने पर फोकस ना करें। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसी के अकॉर्डिंग चीजों को कंज्यूम करें, एंड जो चीज आपको रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें अननेसेसरीली जमा ना करें। देन वर्शिप ऑफ द स्पिरिचुअल गोल, ईश्वर प्राणी धन। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ईश्वर प्राणी धन का मतलब है कि आप गॉड को सरेंडर करें। मींस आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप परमात्मा का ही एक अंश हैं। तो इसलिए आप कभी भी खुद को सुप्रीम नहीं मानेंगे। जो सुप्रीम बीइंग है आप उनका सिर्फ एक पार्ट हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपने स्पिरिचुअल पाथ को नहीं छोड़ना है, एंड हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड कराना है हमारे स्पिरिचुअल गोल के बारे में। तो ये हम अलग अलग तरह से करते हैं, लाइक कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहीं मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका है ये स्पिरिचुअल गोल अचीव करने का। पर हम इस चीज को याद रखते हैं, तो कैसे भी याद रखें, वो हमारे मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, पर हमें ये चीज याद रखनी है। देन शौच मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योरिफिकेशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी बाहर आउटर क्लीनिनेस का तो ध्यान देना ही है, बट साथ ही आपको अपने इनर मेंटल क्लीनिनेस का भी ध्यान देना होगा। मेंटली आपके जो भी थॉट्स हैं वो सभी प्योर होने चाहिए, आपके मन में किसी के लिए कोई बुरे थॉट्स नहीं होने चाहिए, एंड जो भी बुरे थॉट्स हैं उन सभी को आपको अपने माइंड से बाहर कर देना है।
देन तपस मीन सेल्फ डिसिप्लिन, हमें हमेशा जो भी काम करना है वो अपने गोल को ध्यान में रखते हुए करना है, हम अपना गोल अचीव कर पाए इसी तरह से हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीना है। देन स्वाध्याय मीन्स हमें सेल्फ स्टडी करनी है। अब सेल्फ स्टडी में जब हम खुद को समझते हैं वो बात तो ठीक है, पर उसको हम अचीव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम स्पिरिचुअल पाथ को अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ये ऐसे कुछ वेज हैं जिसकी हेल्प से हम इस स्पिरिचुअल पाथ पर चलकर अपने आप को समझ सकते हैं। देन कंटेंटमेंट मीन्स संतोष, आपको हमेशा उस चीज में सेटिस्फाइड रहना है जो आपके पास है। अगर आप अपने माइंड में यही सोचते रहेंगे कि उसके पास मेरे से ज्यादा अच्छी चीज है, मेरे पास इतनी अच्छी चीज नहीं है, तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा ये सोचना है कि जो हमारे पास है हमें इसी में खुश रहना है। अभी तक हमने पतंजलि योग सूत्र के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। सबसे पहले हम गीता के बारे में समझने वाले हैं, ये हमें मिलती कहाँ पर है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में एक मेन एपिक है महाभारत, जिसे दुनिया की लॉन्गेस्ट एपिक्स में से एक माना जाता है। इसी महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। ये सिक्स्थ बुक है महाभारत की। और अगर हम बात करें कि महाभारत 100% है तो ये उसका 1% पार्ट है। तो महाभारत काफी लॉन्ग है, बट हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता के बारे में पढ़ने से पहले हमें महाभारत के बारे में एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। सो महाभारत एक डायनेस्टिक कन्फ्लिक्ट के बारे में बताती है। यहाँ पर भरत फैमिली के दो पार्ट बन जाते हैं, एक होते हैं पांडव और एक होते हैं कौरव। पांडव मतलब जो पांडु के पुत्र थे और कौरव मतलब जो कुरु के वंश थे। तो इस तरह से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एंड टाइम के साथ साथ इनकी जेलेसी की फीलिंग बढ़ने लगती है। सो अल्टीमेटली कौरव ये चाहते हैं कि सारा रूल उन्हें ही मिल जाए। तो इसके लिए वो एक डाइस गेम ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पर वो चीटिंग करते हैं, जिस वजह से पांडव को फिर वनवास जाना पड़ता है। तो ये 13 साल के लिए पांडव वनवास चले जाते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा किंगडम वापस दो, तो दुर्योधन मीन्स जो कौरव प्रिंस था उनके अपोजिट, वो उन्हें मना कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो ये वॉर 18 डेज तक चलती है और इसमें फाइनल विक्ट्री होती है पांडव की। पर इसमें जो बचते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, वो सिर्फ 5 पांडव और कृष्ण सरवाइव कर पाते हैं, बाकी सभी इसमें मर जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बुरी वॉर मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो पूरी उनकी डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। लाइक कौरव तो बिल्कुल भी नहीं बचे और पांडव में सिर्फ 5 पांडव ही बचे और कृष्ण बचे। तो इस तरह से यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी वॉर थी एंड पूरी फैमिलीज उसमें डिस्ट्रॉय हो गई, तो इसलिए इसे काफी बड़ी वॉर माना जाता है। तो अब इसमें भगवत गीता का रोल कहाँ पर आता है, तो वॉर स्टार्ट होने से पहले जब दोनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं, तब अर्जुन इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि अब मुझे अपने ही रिलेटिव से लड़ना होगा, क्योंकि इस साइड भी उसके रिलेटिव्स हैं और दूसरी साइड मतलब उसके जो अपोनेंट हैं वो भी उसके रिलेटिव्स हैं। तो अल्टीमेटली उसकी जो लड़ाई है, जो वॉर है, वो अपनों के साथ है। तो वो अपनों को ही कैसे मार सकता है। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे सही का साथ देना चाहिए या फिर उसे अपनों का साथ देना चाहिए। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए भगवत गीता कंटेक्स्ट में आती है। जब अर्जुन इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो कृष्ण जो उनके सारथी होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें उनके सभी डाउट्स के आंसर देते हैं। और यहाँ पर जो भी टीचिंग कृष्ण अर्जुन को देते हैं वो हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। सो यहाँ पर कृष्ण सिखाते हैं कि धर्म और हमारे एक्शन मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है, ये चीज सिखाते हैं। हमारी बॉडी और सोल कैसे डिफरेंट है। बॉडी जो एक टाइम बाद नहीं रहेगी, पर सोल वो हमेशा रहती है, सोल कभी नहीं मरती, ये चीज बताई है। देन यूनिवर्स, प्रकृति, गुण, इन सभी का स्ट्रक्चर कैसा है ये बताया है।
द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फलेस एक्शन, जैसा कि आपने एक पॉपुलर कोट सुना है कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको जब भी कोई काम करना है तो आप सिर्फ उस काम पर ध्यान दें, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ये सोचकर करेंगे कि मुझे इसका फल कैसा मिलेगा, तो आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे एंड आपका ध्यान उसके फल पर रहेगा, उस काम पर नहीं रहेगा। तो इसलिए जब कोई काम कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर होना चाहिए और उसके फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। हमेशा विश्वास रखना है खुद में और खुद पर कंट्रोल रखना है। मीन्स हमारा अपने इमोशंस पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल होना चाहिए। और हमें भक्ति भाव रखना है। मीन्स हमें हमेशा ये याद रखना है कि हम परमात्मा का ही एक अंश हैं। हाउ टू अचीव लिबरेशन बाय ट्रांसेंडिंग मटेरियल क्वालिटीज। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अलग अलग डिजायर्स होती हैं एंड ये डिजायर्स एक्चुअली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट अलग है और हमारे डिजायर्स अलग हैं। तो हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करने की सोचनी चाहिए, ना कि अपनी डिजायर्स को, क्योंकि डिजायर्स कभी किसी की पूरी नहीं होती। अगर एक डिजायर पूरी होगी फिर आपकी दूसरी डिजायर होगी। तो इसलिए डिजायर्स को पूरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और इस चीज से कैसे मुक्ति पानी है, ये डिजायर्स हम ना सोचें, हमारे माइंड में ना आए, ये चीज कैसे अचीव करनी है ये हमें कृष्ण बताते हैं। तो जब ये पूरी भगवत गीता का कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझाया जा रहा है, तो इसमें ये भी बताया जाता है कि जो कृष्ण है वो अपनी डिवाइन कॉस्मिक फॉर्म अर्जुन को रिवील करते हैं। मीन्स जो उनका विश्व रूप है वो उन्हें शो करते हैं कि मेरा एक्चुअल स्वरूप क्या है, क्योंकि जो उस टाइम उनके सामने खड़े थे वो एक इंसान के रूप में खड़े थे। पर जब वो उन्हें अपना एक्चुअल रूप दिखाते हैं, जो उनका डिवाइन फॉर्म है, तब अर्जुन को पता चलता है कि वो कौन है। इसका आउटकम क्या मिलता है? तो कृष्ण जब ये सभी चीजें अर्जुन को समझा देते हैं, तो अर्जुन को ये समझ में आता है कि यहाँ पर लड़ाई सही और गलत के बीच में है और उसको सही मतलब जो सच है, जो सही है उसके लिए लड़ना है। तो इसलिए अर्जुन फिर फाइट के लिए प्रिपेयर करता है एंड फिर लड़ता है। भगवत गीता एक नैरेटिव स्ट्रक्चर, एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में बताई गई है। सो बेसिकली जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र, ये ब्लाइंड थे एंड इस वजह से ना ही ये वॉर में गए और ना ही ये खुद देख सकते थे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रोल आता है संजय का। अब ये संजय कौन है? ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, मीन्स डिवाइन साइट थी। ये अपने महल में रहते हुए ही बैटल फील्ड में सारे इवेंट्स देख सकते थे, सुन सकते थे। तो इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था और ये वही चीजें नरेट कर रहे थे, धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो यहीं पर जो भी कृष्ण और अर्जुन के बीच में बातें होती हैं वो उन्हें समझाते हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर एज अ कन्वर्सेशन बताई गई हैं। भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं जिन्हें योग की तरह क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर अर्जुन के डिप्रेशन के साथ चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन डिप्रेस्ड है, परेशान है। फिर चैप्टर 2 सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज। देन चैप्टर 3 कर्म योग, द योग ऑफ एक्शन। चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, द योग ऑफ नॉलेज एज वेल एज डिसिप्लिन्स ऑफ एक्शंस एंड नॉलेज। चैप्टर 5 कर्म संन्यास योग। चैप्टर 6 आत्म संयम योग। चैप्टर 7 ज्ञान विज्ञान योग। चैप्टर 8 अक्षर ब्रह्म योग। चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग। चैप्टर 10 विभूति योग। चैप्टर 11 विश्व रूप दर्शन योग। चैप्टर 12 भक्ति योग। चैप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। चैप्टर 14 गुण त्रय विभाग योग। चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग। चैप्टर 16 देवासुर समद्विभाग योग। चैप्टर 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। चैप्टर 18 मोक्ष संन्यास योग। सो ये थे 18 चैप्टर्स जो भगवत गीता में गिवन है। इनके नेम्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो यू हैव टू लर्न देम। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका को समझने से पहले हम यहाँ पर हठ का मतलब समझने वाले हैं। ये दो वर्ड से बना है, ह ठ।
तो ह का मतलब होता है प्राण शक्ति, ठ का मतलब होता है मेंटल फोर्स। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी लाइफ के फंडामेंटल क्रिएटर्स के बारे में। मींस अगर कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर ये दोनों फोर्स प्रेजेंट हैं, जिस वजह से वो लिविंग बीइंग है। तो इसलिए इन्हें फंडामेंटल क्रिएटर्स कहा गया है। हमारे अंदर लाइफ फोर्स प्रेजेंट है जिस वजह से हम लिविंग बीइंग्स हैं। ये लाइफ फोर्स हमारे अंदर एनर्जी चैनल्स के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है एंड यही एनर्जी चैनल्स हैं नाड़ी। सो 3 नाड़ी होती हैं, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। ईडा मेंटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिंगला वाइटल फोर्स के लिए और सुषुम्ना फोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हठ योग इन तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाता है, इन तीनों को यूनाइट करके इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? हठ योगा एक थ्योरी पर बेस्ड है जिसमें ये बताया गया है कि प्राण और माइंड एक दूसरे से अफेक्ट होते हैं। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी माइंड में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सभी प्रॉपरली होते रहें। तो इसके लिए बैलेंस रिक्वायर्ड है। और ये बैलेंस कैसे आता है उसी चीज़ को हम हठ योगा में अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू अचीव करते हैं। सो अगर हमें अपने प्राण और माइंड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना है तो ये 6 प्रोसेस हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं हठ योगा में। षटकर्मा, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, समाधि। तो सबसे पहले हम षटकर्मा की बात करेंगे। षटकर्मा मतलब षट क्रिया। बेसिकली यहाँ पर हम 6 प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं जो हमारी पूरी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। हर एक प्रोसेस का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है, एक स्पेसिफिक पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो उस पर्टिकुलर षटकर्मा से प्योरीफाई होता है। हठ योगा पर काफ़ी सारे टेक्स्ट अवेलेबल हैं। जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो हैं हठ योग प्रदीपिका और घेरन संहिता। इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हठ योग प्रदीपिका के बारे में। इट इज रिटन बाय योगी स्वत्म रामा। इन्होंने ये हठ योग प्रदीपिका लिखी है। हठ योग प्रदीपिका का मतलब है लाइट ऑन हठ योग। मीन्स ये हठ योग के बारे में बताते हैं। सो यहाँ पर 390 श्लोक गिवन है जो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। चैप्टर 1 में 67 वर्सेस हैं जहाँ पर आसन के बारे में बताया गया है। देन चैप्टर 2 में 78 वर्सेस हैं जिसमें षटकर्मा और प्राणायाम के बारे में बताया गया है। फिर चैप्टर 3 है जिसमें 130 वर्सेस हैं जहाँ पर मुद्रा और बंध के बारे में बताया गया है। देन चैप्टर 4 है जिसमें 114 वर्सेस हैं जिसमें समाधि के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है पूरी बुक और इसमें ये सभी श्लोक्स गिवन है। तो आपसे एग्जाम में इसकी डिटेल्स पूछी जा सकती हैं, लाइक राइटर कौन है और इसमें कितने श्लोक हैं, कितने चैप्टर हैं या फिर कौन से चैप्टर में क्या है। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट बुक पर, घेरन संहिता। घेरन संहिता एक डायलॉग की फॉर्म में ऑर्गेनाइज टेक्स्ट है। ये डायलॉग घेरन जो गुरु हैं और उनके डिसाइपल चंद कपाली के बीच में है। ये जो यहाँ पर योगा एक्सप्लेन की जाती है वो घटस्थ योगा पर बेस्ड है। मींस हम यहाँ पर अपने माइंड और बॉडी को वेसल्स मानते हैं अपनी सोल के लिए। तो जो हमारी सोल है वो कौन सी वेसल के अंदर है? हमारे माइंड एंड बॉडी। इसलिए हमने इसे घटस्थ योगा पर बेस्ड माना है। तो यहाँ पर हम हर एक एस्पेक्ट के परफेक्शन पर ध्यान देते हैं। फिजिकल परफेक्शन, मेंटल परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन, सभी परफेक्शन पर ध्यान दिया जाता है। घटा शुद्धि ये एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि हमें प्योरिफिकेशन कैसे करना है अपनी बॉडी का, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। मींस हमारा माइंड भी क्लीन हो और हम फिजिकली भी फिट रहें। ये चीज हमें बताती है घटा शुद्धि। सो यहाँ पर 7 प्रोसेसेस बताए गए हैं। सबसे पहला है शोधन।
इसका मतलब है यहाँ पर हम षटकर्मा की बात कर रहे हैं। षटकर्मा से हम अपना शोधन कैसे कर सकते हैं, मतलब प्योरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, एंड साथ ही हमें अपने मेंटल थॉट्स को भी प्योर रखना होगा। देन दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मीन्स आपको फिजिकली भी स्ट्रांग रहना है और अपने मेंटल मीन्स अपने माइंड को भी स्ट्रांग रखना है, अपने मेंटल थॉट्स को अच्छा रखना है। देन स्थैर्य मीन्स स्टेबल, सो आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटली भी स्टेबल रहें और फिजिकली भी स्टेबल रहें। देन धैर्य मीन्स पेशेंस रखना है। देन लाघव, इसका मतलब है लाइटनेस, इसमें हम एजिलिटी को डेवलप करने की बात करते हैं, मीन्स हमें प्रत्याहार प्रैक्टिस करना है, हमें प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। देन प्रत्यक्ष मीन्स हमें खुद को अच्छे से समझना है। देन निर्लिप्तता, इसका मतलब है नॉन अटैचमेंट, मीन्स आपको किसी भी वर्ल्डली डिजायर से अटैच नहीं होना है। हमें पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं और डिजायर्स अलग होती हैं, तो हमें डिजायर्स पर ध्यान नहीं देना, डिजायर से अटैच नहीं होना। अंडरस्टूड? सो ये सभी प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस किए, इसमें हम ये सभी प्रोसेस अचीव कैसे करते हैं? षटकर्मा, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, इन सभी के हेल्प से हम ये प्रोसेस अचीव कर पाते हैं। एंड यही सब मेन चीजें हमें घटा शुद्धि में बताई गई हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हम सेल्फ रियलाइजेशन अचीव कर सके, मीन्स हम खुद को अच्छे से समझ सकें। घेरन संहिता में हमें योगिक प्रैक्टिसेस का एक पूरा मैनुअल गिवन है। यहाँ पर ये 7 सीक्वेंस में स्टेप्स गिवन हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिसेस करनी है, कैसे करनी है, इसकी पूरी गाइड यहाँ पर गिवन है। तो इन्हीं योगिक प्रैक्टिसेस की हेल्प से एक पर्सन पूरा डेवलप कर सकता है, फिजिकली भी अच्छे से डेवलप कर सकता है और साइकोलॉजिकली भी अच्छे से डेवलप कर सकता है। सो यहाँ पर ओवरऑल परफेक्शन को अचीव करने के लिए योगिक प्रैक्टिसेस गिवन है। सो ये 7 सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं। यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, क्रिया है 21, आसन 32, बंद एंड मुद्रा 25, प्रत्याहार 5, प्राणायाम 10, ध्यान 3, समाधि 6। तो ये योगिक प्रैक्टिसेस को क्लासिफाई कर दिया गया है अलग अलग स्टेप्स में, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखने हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट आर द 7 सीक्वेंशियल स्टेप्स और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द योगिक प्रैक्टिसेस। तो ये 7 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और यहाँ पर इतने योगिक प्रैक्टिसेस को क्लासिफाई किया गया है। अंडरस्टूड? सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू योगा टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया है एंड अब फिर नेक्स्ट हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।